फ्रेंड्स, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। जी हाँ दोस्तों, यह जो लाइनें हैं वह पीबी शैली की एक ओड है, ओड टू द वेस्ट विंड, उसमें यह लिखी गई है। सो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे आप लोग? मैं सुनील एक बार फिर आप सभी का क्लास मास्टर ऐप और स्पर्श एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो कि मैंने वर्ड्सवर्थ के ऊपर बनाया था, और उसमें जो भी स्मार्ट फैक्ट्स थे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं उसको मैंने आपको बताया था। उसी क्रम में आज मैं रोमांटिक पीरियड के ही एक जाने माने राइटर पीबी शैली, पर्सिव ऐसी शैली के बारे में आज बात करने जा रहा हूं, और मैं उन तमाम स्मार्ट फैक्ट्स पे आज आपसे बात करूंगा जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा आप जानते हैं कि आने वाला टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, एलटी के भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएंगे, अदर स्टेट्स में भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि फ्रेंड्स, क्लास मास्टर ऐप पर 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक एक ऑफर चल रहा है जहां पे सारे कोर्सेज पे बिगेस्ट डिस्काउंट मिल रहे हैं। वहां पे आपको टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के जो कोर्स हैं वो मात्र 499 में अवेलेबल हैं। तो जिन लोगों को मेरे इस पेड कोर्स की ज़रूरत है वो चाहें तो जाएं क्लास मास्टर ऐप पर उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग मुझे फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं, ऊपर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए, एग्ज़ाम अब की बार पीजीटी के जून में होने वाले हैं, उसको टारगेट बनाकर अभी से तैयारी में आप लोग जुट जाइए। तो रिवीजन करने के लिए मेरा जो वीडियो लेक्चर है आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देर न करते हुए अभी आप लोग जाएं और उस ऐप को डाउनलोड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस चैनल से जुड़ें। आप ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आगे आपके लिए वीडियो लेते आता रहूं। फ्रेंड्स, तो देर न करते हुए आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वह एक रोमांटिक पीरियड के ही माने जाने राइटर पीबी शैली के बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया था, उनकी जो तमाम क्रिएशंस हैं उसके बारे में बात की थी। सेम उसी पैटर्न में पीबी शैली की अगर हम लोग शुरुआत करें तो पीबी शैली जो है वह ग्रेट रोमांटिक पोएट्स में से एक माने जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम इनके डेट ऑफ बर्थ मीन्स बर्थ डेट की अगर बात कर लें तो पीबी शैली का जो जन्म था वो 4 अगस्त 1792 माना जाता है। मीन्स 1792 इनकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। इफ़ वी टॉक अबाउट बर्थ प्लेस की बात कर लें तो वेस्ट ससेक्स एक जगह है इंग्लैंड में, उसी के नज़दीक हॉर्सम एक इलाका है, वहाँ पर फील्ड प्लेस में इनका बर्थ प्लेस माना जाता है। वैसे बर्थ प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ डेट ऑफ बर्थ आप याद रखिएगा 1792 माना जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट हिज डेथ, टाइमिंग ऑफ हिज डेथ, तो मैं बता दूं आपको 8 जुलाई 1822 मीन्स 1822 में इनकी डेथ हुई थी। यदि हम इनके पेरेंट्स की बात कर लें, कापी किताब लेके एकदम बढ़िया से नोट करते जाइए फ्रेंड्स। यदि हम इनके पेरेंट्स की बात कर लें तो यह सर टिमोथी शैली और एलिजाबेथ पिलफोर्ड के यह बच्चे थे। मीन्स इनके माता पिता का नाम जो था सर टिमोथी शैली और एलिजाबेथ पिलफोर्ड था। यदि हम एजुकेशन की बात कर लें पीबी शैली को, तो पीबी शैली जो है इन 1802 में उनका जो एडमिशन है एक सेन हाउस एकेडमी में हुआ था ऑफ ब्रेंटफोर्ड। लेकिन हाँ, स्कूल और उनकी जो कॉलेज लाइफ में एक कमेंट उनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चित था। उन्हें मैड शैली के नाम से जाना जाता था। उसकी वजह थी कि उनका एकदम एसेंट्रिक लोगों की तरह रहना, उनका जो पहनावा, उनका जो गेटअप है, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान करते थे और उन्हें मैड शैली के नाम से भी जाना जाता था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी जो हम आगे बढ़ेंगे, हम जो बात करने जा रहे हैं उनके लाइफ के अन्य मेजर पॉइंट्स पे, अन्य स्मार्ट फैक्ट्स पे भी हम बात करेंगे भी। यदि हम उनकी पत्नी की बात कर लें तो उनकी 2 शादियां हुई थी, एक हैरियट वेस्टब्रुक के द्वारा और दूसरा मैरी गॉडविन के द्वारा। यदि शॉर्ट में हम
पीबी सैली के लाइफ को अगर सर्वे करें, उनके लाइफ के मेजर इवेंट को देखें, तो मैं आपको बता दूं कि पीबी सैली इज वन ऑफ द रोमांटिक पोएट्स ऑफ यंगर जनरेशन, इज बेस्ट नोन फॉर हिज लिरिक्स एंड रिवोल्यूशनरी स्पिरिट। पीबी सैली को उनके लिरिक के लिए और उनके जो रिवोल्यूशनरी स्पिरिट है उसके लिए भी जाना जाता है। जैसा मैंने अभी बताया कि उनके कॉलेज की लाइफ में, उनके स्कूल की लाइफ के दौरान उनको काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो मतलब बुली करते थे बिकॉज ऑफ उनके इसेंट्रिक वेज और डैनिटी अपीयरेंस के लिए। यदि हम उनके फर्स्ट नावल की बात कर लें तो उनका जो फर्स्ट नावल था वो जेस्ट्रोजी के नाम से जाना जाता है एंड अ बुक ऑफ सजेस्टिव पोएट्री उनकी पहली क्रिएशन के रूप में मानी जाती है। अगर उनको स्कूल या कॉलेज लाइफ की अगर हम बात कर लें तो इन 1811 में उनका सेकेंड गोथिक नावल पब्लिश हुआ था सेंट एरिन के नाम से, लेकिन उनको एक बार स्कूल से बाहर, मीन्स कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था एक पैम्फलेट बांटने और छापने के कारण। नो डाउट उस पैम्फलेट को छापने बांटने के लिए उन्होंने इनकार तो किया था, लेकिन उनको फिर भी डीन के द्वारा बाहर निकाल दिया गया था। उस पैम्फलेट का नाम था द नेसेसिटी ऑफ एंथेज्म। यह जो पैम्फलेट था इनका, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि द नेसेसिटी ऑफ एथेज्म ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो पीबी सैली के द्वारा लिखा गया है। कई बार एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है। जब उनको कॉलेज से एक्सपेल किया गया, ठीक उसी के मात्र यूँ कह लें तो 4 महीने बाद ही वह जब 19 वर्ष के हुए तो उन्होंने एक स्कॉटलैंड की एक लड़की थी 16 साल की जिनका नाम था हैरियट वेस्टब्रुक, उसके साथ वो भाग गए, एलोप्ड हो गए और फाइनली उससे जाकर उन्होंने शादी की। यदि 1813 की हम बात करें, 1813 की, उन्होंने सेल्फ में पब्लिश किया था क्वीन मॉब, एक क्रिएशन है, एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछी जाती है, उसका वो पब्लिकेशन हुआ था। यह जो पोएम थी एक प्रकार की एलिगेरिकल क्रिएशन थी ऑफ हिज फॉर हिज पोलिटिकल आइडियल्स, जिसको वो पॉलिटिकल अपना आइडियल मानते थे, उनके ऊपर उन्होंने क्वीन मॉब नाम से एक क्रिएशन लिखी हुई थी। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें 1814 की, दीज आर द स्मार्ट फैक्ट्स जो आपको याद रखना है। 1814 में एक एनार्किस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर जिनका नाम था विलियम गॉडविन, जिनके आइडियाज़ को वो एडमायर करते थे, वहीं पर वह उनकी 16 साल की पुत्री मैरी से भी मिलते हैं और उसके साथ भी ये क्या करते हैं, भाग जाते हैं। मतलब देखा जाए तो इनका भागने का रिकॉर्ड बड़ा तगड़ा था। पहले उन्होंने एक हैरियट वेस्टब्रुक के साथ वो भागे, शादी किए, और फिर लेटर ऑन वो मैरी गॉडविन से मिले तो उसके साथ भी वो भाग गए। दुखद बात ये रही कि मैरी गॉडविन के साथ उन्होंने 1814 में जब यहाँ से गए तो 1816 में जो हैरियट वेस्टब्रुक थी इनके बच्चे को जन्म देने वाली थी और वह मतलब पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी पीबी सैली के एक्टिविटीज़ से, पीबी सैली के जो उनका वर्किंग स्टाइल था, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, ऐसा माना जाता है। सुसाइड कर लिया और उनकी बॉडी रिकवर हुई थी, डूबने की वजह से उनकी मौत हुई थी और लेटर ऑन उनकी बॉडी रिकवर हुई। लेकिन उससे भी बड़ी ट्रेजेडी देखिए कि अभी बॉडी रिकवर हुए अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि सैली और मैरी गॉडविन ने शादी कर ली थी 1816 में ही। सोचिए हाउ ट्रेजिक इंसिडेंट दैट वाज। और कहीं ना कहीं जैसे हम लोग में कहते हैं ना कि अगर आप सामने मतलब कोई गलत काम करता है कि आपकी वजह से कुछ गलत होता है तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। 1816 में हैरियट वेस्टब्रुक जिस तरीके से डूबकर मरती हैं, ठीक उसी प्रकार 8 जुलाई 1822 को मीन्स 1822 में पीबी सैली की भी डूबने की वजह से मौत हो जाती है। जब वह लौट रहे थे गल्फ ऑफ स्पेंजिया में उनकी डूबने से मौत हुई थी। तो देखा जाए तो अगर हम यूँ कहें तो उनको जैसा उन्होंने अपनी वाइफ के साथ किया था उसका परिणाम उनको भुगतने के लिए मिला है। खैर एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ डेट ऑफ इनकी जो डेथ हुई थी उस डेट को आप याद रखिएगा, 8 जुलाई 1822 को इनकी डेथ हुई थी। तो ये कुछ शार्ट में मैंने पीबी सैली
से की जो आपकी लाइफ है उसके इंसिडेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ पीबी शैली से संबंधित कुछ ऐसे मेजर वर्क है उनके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि पीबी शैली एज ए रोमांटिक पोएट के रूप में, एक रोमांटिक राइटर के रूप में ढेर सारी क्रिएशंस इन्होंने लिखा है। इनकी सारी क्रिएशंस को रटना बड़ा हेक्टिक काम है, लेकिन आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम, आपके नेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उन तमाम वर्ड्स को एनालाइज किया। पिछले जितने भी पेपर्स हुए हैं वहाँ पे किन किन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, उस आधार पे कुछ मेजर वर्क्स को मैंने सामने लाया है जिसको बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स इनके जो हैं, जो वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं डिस्कशन भी करूँगा कि उन जो वर्क्स क्यों लिखा गया, उन वर्क्स का क्या एसेंस है, उन वर्क्स की क्या थीम रही है, उस पर भी हम बात करेंगे वीडियो के सेकेंड पार्ट में। लेकिन अभी जो मैं आपको बात करने जा रहा हूँ वह उनके मेजर वर्क्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आप स्क्रीन पे भी ध्यान रखिएगा। 1810 से हम लोग शुरू करते हैं, 1810 से। द वॉन्डरिंग ज्यूज पब्लिश्ड इन 1877, उनके मरने के बाद पब्लिश हुई थी। जेस्ट्रोजी को याद रखिएगा, जो 1810 में पब्लिश हुई थी। ये उनकी फर्स्ट क्रिएशन थी, फर्स्ट नॉवेल था, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा, जेस्ट्रोजी था। 1811 एकदम याद रखिएगा, जो इनका पैम्फलेट जिसकी वजह से इनको कॉलेज से एक्सपेल किया गया था, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के नाम से। 1812 कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं, द डेविल्स वॉक अ बैलेड, एक बार नेट के एग्जाम में पूछा गया था। हाँ, क्वीन मॉब के बारे में याद रखिएगा, क्वीन मॉब क्या था, क्यों लिखा गया, किस प्रकार की क्रिएशन थी, उसके बारे में वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। लेकिन क्वीन मॉब को पब्लिकेशन के लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वीन मॉब का जो पब्लिकेशन है वो 1813 में था। मीन्स 1811 में द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, वहीं 1813 में क्वीन मॉब और फिलोसफिकल पोएम थी। मॉन्ट ब्लैंक याद रखिएगा, 1816 में था। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इसको कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। जो द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है उसकी डेट के बारे में आप याद रखिएगा। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो है वो 1817 में पब्लिश हुआ था। 1818 की हम लोग बात कर लें तो द बैंक्वेट था, कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं। द सेंसी के बारे में याद रखिएगा, सेंसी इनके प्रकार एक प्ले था, एक ट्रेजेडी थी जो कि 5 एक्ट में डिवाइड थी। इसका जो पब्लिकेशन था वो 1819 माना जाता है। द सेंसी याद रखिएगा, कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। 1819 की हम बात कर लें तो द मास्क ऑफ एनार्की, इसके बारे में पूछा गया किस प्रकार की क्रिएशन है। 1819 में ही जूलियन मैडालो था, और कन्वर्सेशन, ये नेट के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। 1820 पीटर बेल, ध्यान दीजिएगा, पीटर बेल एक विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, जो मैंने पिछले क्या कहते हैं वीडियो में मैंने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की थी, जो एंशिएंट मैरिनर के रिएक्शन में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। लेकिन यह पीटर बेल जो है वो पीबी शैली की है, जो 1820 में लिखी गई थी। फिर 1820 की हम बात कर लें तो प्रोमेथस अनबाउंड था, ये एक प्रकार का लिरिकल ड्रामा है जो कि 4 एक्ट प्ले था। इसको जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 1822 स्काईलार्क, यह विलियम वर्ड्सवर्थ का भी सेम इसी तरीके का नाम था, तो थोड़ा सा एग्जाम में आएगा तो सावधानी से इन चीज़ों को मैनेज करिएगा क्योंकि 1820 में पब्लिश हुई थी। 1820 में द क्लाउड आई। हाँ, 1820 आप याद रखिएगा, एक ट्रेजेडी थी जो 2 एक्ट में थी, मतलब जो 2 एक्ट में थी। उस ट्रेजेडी का नाम ऑडिपस टायरनस था, जिसको हम 12 फुट द टायरेंट के नाम से भी जानते हैं। वह 1820 में आई थी। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। 1820 द विच ऑफ एटलस के लिए भी जाना जाता है, लेकिन विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 1821 को जरूर याद रखिएगा, ये पीजीटी में कई बार फ्रेंड्स पूछा गया है एडोनिस के बारे में। एडोनिस जॉन कीट्स, जो कि इन्हीं के कॉन्टेम्प्रेरी एक पोएट थे, वो भी रोमांटिक पोएट थे, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उनकी डेथ पर इन्होंने इस पर्टिकुलर एलेजी पोयम को लिखा था। तो यह एडोनिस जो है एक एलेजी है रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, ये जरूर याद रखिएगा। 1821 में भी एक क्रिटिकल वर्क इनका पब्लिश हुआ था, द डिफेंस ऑफ पोएट्री, जो कि क्रिटिकल थ्योरी में इसको हम लोग
पढ़ते हैं। ये सब क्रिएशंस के बारे में शॉर्ट में मैं आपको कुछ स्मार्ट फैक्ट्स भी बताऊंगा अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में। 1822 की हम बात कर लें तो हेलास एक प्रकार का लिरिकल ड्रामा है, वो पब्लिश हुआ था और आपको पता है कि 8 जुलाई 1822 को इनकी डेथ हो गई थी। इनकी अनफिनिश्ड एक क्रिएशन थी, उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द ट्रम्फ ऑफ लाइफ यह एक प्रकार की अनफिनिश्ड इनकी क्रिएशन थी जो कि 1822 में थी, पब्लिश हुई थी 1824 में आफ्टर हिज डेथ। इफ वी टॉक अबाउट हिज सम शॉर्ट प्रोज वर्क्स, बड़े इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आप निगाह रख सकते हो। द एसेसिन्स है, फिर उसके बाद 1840 में आपका द कोलिजियम है, अ फ्रेगमेंट है, फिर उसके बाद एलिसियन फील्ड है और यूना फेवोला, इनकी एक फेबल है, कहानी है जो 1890 में पब्लिश हुई थी, प्रोज वर्क है, उतने इंपॉर्टेंट आपके नहीं हैं। यदि हम इसके आगे बढ़ें फ्रेंड्स एसे को लेके, तो अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया था इनकी महत्वपूर्ण क्रिएशन में, जिसमें आपको निश्चित याद रखने हैं, द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म और द डिफेंस ऑफ पोएट्री। इनके दो मेजर प्रोज वर्क हैं, एसे हैं, जिसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जामिनेशन के लिए। वहीं कुछ आने वाली सीरीज भी मैंने नीचे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑन द वेजिटेबल सिस्टम ऑफ डाइट, ऑन लव, ऑन लाइफ, ऑन अ फ्यूचर स्टेट, आप इसको याद रखिएगा। अगर सिर्फ प्लेस की हम बात कर लें तो यहाँ मैंने प्लेस की शैली के प्लेस की अलग कैटेगरी बनाई हुई है, जिसको आप देख सकते हैं। सेंसी अभी हमने ऊपर बात किया उसके बारे में, चार्ल्स था, हेलास है, ऑडिपस टैरेनस है और प्रोमेथस अनबाउंड है, जिसको आप याद रखिएगा। हाँ, ये कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि पीबी शैली ने मैरी शैली के कोलैबोरेशन में कितनी क्रिएशंस लिखी थी, तो 3 क्रिएशंस हैं जिसको आप याद रखिएगा, जो 1870 में पब्लिश हुई थी, हिस्ट्री ऑफ 6 वीक्स टूअर्स, 1818 में आई थी फ्रैंकेनस्टेन और द मॉडर्न प्रोमेथस, और 1820 में आई थी प्रोस्पराइन, इसको आप एकदम याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यह पीबी शैली की लाइफ और उनके वर्क से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसके बारे में वीडियो के इस पार्ट में मैंने बात किया है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होने जा रहा है वह पीबी शैली की जो क्रिएशंस हैं, उन क्रिएशंस में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेस और कुछ ऐसे उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे पीबी शैली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब हम चलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।